हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है असेसमेंट एंड ऑडिट। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 8 सेक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से 6 सेक्शन जो है वो असेसमेंट के रिगार्डिंग दिए गए और 2 सेक्शन जो है वो ऑडिट के रिगार्डिंग दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले असेसमेंट से शुरू करते हैं। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, सो अलग अलग असेसमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे सेल्फ असेसमेंट हो गया, प्रोविजनल असेसमेंट हो गया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, स्क्रूटिनी असेसमेंट है। ठीक है, सो अलग अलग जो असेसमेंट्स हैं वो हम आगे चल करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 59, जो बात करता है सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन रेजिम, ठीक है, जो ट्रस्ट पर चलता है। ठीक है, सो वहां पर क्या बोला है कि रजिस्टर्ड पर्सन को खुद ही अपना टैक्स लाइबिलिटी जो है असेस करना पड़ता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन खुद अपना लाइबिलिटी असेस करेगा और फिर रिटर्न फाइल करेगा अंडर सेक्शन 39। ठीक है, सो ये हो गया सेल्फ असेसमेंट, सिंपल सेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन ये सेक्शन नंबर 60, जो बात करता है प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो प्रोविजनल असेसमेंट किस केस में किया जा सकता है? जब कोई टैक्सेबल पर्सन है अपना वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जो भी उसने सप्लाई किया किसी गुड्स या सर्विस का, उसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, या फिर रेट ऑफ टैक्स, उस सप्लाई पर क्या रेट लगेगा जीएसटी का, ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो कौन सी दो चीजें हैं? वैल्यू एंड रेट ऑफ टैक्स अगर डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है टैक्सेबल पर्सन, तो उस केस में वो क्या कर सकता है? प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा सकता है। ठीक है, और प्रोविजनल असेसमेंट कैसे करेगा? तो सिंपली उसको एक फर्निश करनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन। ठीक है, अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर ऑफिसर को वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, और प्रॉपर ऑफिसर जो है चाहे तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उससे मंगवा सकता है, या चाहे तो इन पर्सन भी उससे बुला करके कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर जो है विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 डेज के अंदर अंदर जो है एक ऑर्डर पास करेगा, और उसमें वो बताएगा क्या वैल्यू और रेट के हिसाब से जो है प्रोविजनल असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, सो क्या दिया? वैल्यू और द रेट और बोथ ऑन द बेसिस ऑफ विच असेसमेंट इज टू बी अलाउड ऑन प्रोविजनल बेसिस। ठीक है, क्या वैल्यू या क्या रेट के हिसाब से प्रोविजनल असेसमेंट करना है वो बता सकता है, या फिर दूसरा क्या कर सकता है? अमाउंट बता सकता है बॉन्ड का। ठीक है, तो प्रोविजनल असेसमेंट जो है वो बॉन्ड के थ्रू भी किया जा सकता है। सो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? एक अमाउंट बता देगा कि इतने अमाउंट का जो है आप बॉन्ड भर दीजिए और साथ में सिक्योरिटी फर्निश कर दीजिए। ठीक है, अब एक प्रोविजन क्या दिया है कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अमाउंट कवर्ड अंडर द बॉन्ड। ठीक है, अगर आपने 1 करोड़ रुपीज का बॉन्ड भरा है, तो जो सिक्योरिटी है वो 25 लाख रुपीज से ज्यादा की नहीं फर्निश कर सकते। ठीक है, सो प्रॉपर ऑफिसर दो चीजें कर सकता है, या तो आपको वैल्यू या रेट बता देगा जिसके हिसाब से आपको प्रोविजनल असेसमेंट करना है, या फिर बॉन्ड का अमाउंट बता देगा। ठीक है, उसके बाद अब जब असेसमेंट हो गया है, तो फाइनल ऑर्डर आएगा, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। ठीक है, सो फाइनल ऑर्डर कब तक आ सकता है? टाइम लिमिट क्या दिया है? तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। जब उसने ऑर्डर दिया उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है फाइनल ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर को पास करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड है ये एक्सटेंड किया जा सकता है। कितने टाइम पीरियड से? अगर कोई ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर है तो वो उसको एक्सटेंड कर सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, और अगर कमिश्नर है तो वो उसको एक्सटेंड कर सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, सो टोटल टाइम पीरियड कितना हो सकता है? 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 4 ईयर्स। ठीक है, इक्वल टू 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का टाइम भी लग सकता है फाइनल ऑर्डर में। ठीक है, सो ये टाइम लिमिट हो गया। अब जब फाइनल ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो क्या होगा? या तो आपने प्रोविजनली जो पैसा पे किया है वो शॉर्ट पे किया होगा, या फिर एक्सेस पे किया होगा। ठीक है, सो पहला केस लेते हैं जहां पर पैसा जो है वो शॉर्ट पे किया है। ठीक है, अगर आपने पैसा कम पे किया है प्रोविजनली, तो अब क्या कीजिए? अब सिंपल है, जो बचा हुआ पैसा है वो पे कर दीजिए। ठीक है, टैक्स पे कर दीजिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना लगेगा? एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। और इंटरेस्ट कब से लगेगा? जो उसकी डेट थी, जब जब आपको ओरिजिनली पे करना था वो टाइम से लेकर के एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक का आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आपने शॉर्ट पे किया है तो टैक्स बाकी का जो पैसा है वो पे कर दीजिए और साथ में इंटरेस्ट भी दे दीजिए एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, अब अगर केस है एक्सेस पेड का, आपने प्रोविजनली जो पैसा पे किया है वो एक्सेस पे कर दिया है, और फाइनल ऑर्डर आने के बाद आपको पता चला कि नहीं, पैसा मुझे कम पे करना था। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, पैसा आपको जो भी पैसा आपने एक्सेस पे किया है उसका आपको रिफंड मिलेगा, और विद इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट कितनी रेट, क्या रेट से मिलेगा? एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, जब कम पैसा पे किया था तो आपने इंटरेस्ट पे किया था एट द रेट ऑफ 18%, लेकिन जब ज्यादा पैसा पे किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% के हिसाब से। ठीक है, गवर्नमेंट हमेशा कम ही देती है, तो 6% के हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा, और वो भी कब से मिलेगा? फॉर एनी पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज। ठीक है, 60 दिन के बाद से जो है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आपको एप्लीकेशन रिसीव हुआ उसके 60 दिन बाद से जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू होगा। अगर विद इन 60 डेज अगर आपको रिफंड मिल गया है तो उस केस में आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, सो एक्सीडिंग 60 डेज अगर है तो उसके बाद जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू होगा टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ सच टैक्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका शॉर्ट पेड या एक्सेस पेड। ठीक है, उसके बाद फाइनली क्या होगा? आपकी जो सिक्योरिटी है वो रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, सो सिक्योरिटी रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेंट को है एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा,
कि भैया अब मेरी सिक्योरिटी रिलीज करनी है, मैंने जो पैसा था वो पे कर दिया है, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, सारी चीजें चेक करेगा और सारी चीजें चेक करने के बाद इंश्योर करेगा कि अगर पैसा शॉर्ट पेड था तो बाकी का पेमेंट रिसीव हो गया क्या। अगर पूरा पेमेंट आ गया या सारी चीजें क्लियर है तो उस केस में जो है प्रॉपर ऑफिसर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज, ठीक है, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन वो जो है सिक्योरिटी रिलीज कर दे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 16 जो बात करता है प्रोविजनल असेसमेंट की। नेक्स्ट सेक्शन दिया है सेक्शन नंबर 61 जो बात करता है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। अब स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स क्या होता है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो अपना रिटर्न फाइल करता है, ठीक है, उस रिटर्न को प्रॉपर ऑफिसर जो है स्क्रूटिनी के लिए चेक कर सकता है, उसका करेक्टनेस चेक करने के लिए उसका स्क्रूटिनी कर सकता है, ठीक है। कोई भी रिटर्न जो आप फाइल करते हो तो प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट है कि वो उसका स्क्रूटिनी कर सकता है, उसकी करेक्टनेस चेक कर सकता है, ठीक है। आप प्रॉपर ऑफिसर ने कोई भी रिटर्न जो है आपने फाइल किया उसका स्क्रूटिनी किया और अगर उसको कोई डेफिशिएंसीज फाइंड आउट होती है, एनी डेफिशिएंसीज फाउंड, अगर उसको कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो वो क्या करेगा, एक नोटिस इश्यू करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को और उसको बताएगा कि भैया आपके रिटर्न में मुझे जो है ये डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट हुई है और मेरे हिसाब से इतना पैसा बनता है आपको टैक्स पे करने का। अगर क्वांटिफाइबल है तो वो अमाउंट भी बताएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट, लेट फीस वगैरह हर चीज वो बताएगा कितना अमाउंट हमारे हिसाब से आपको पेबल आ रहा है, ठीक है। सो वो एक नोटिस के थ्रू कम्युनिकेशन करेगा और सामने जो रजिस्टर्ड पर्सन है उससे एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि आप अपना जवाब दीजिए विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपको अपना जवाब देना है इस नोटिस के अगेंस्ट, ठीक है। अब रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, उसको नोटिस मिला है और उसके पास 30 दिन का टाइम पीरियड है, ठीक है। सो 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकता है, दो चीजें कर सकता है। पहला वो एक्सेप्ट कर सकता है डिस्क्रिपेंसीज को, उसको जो भी नोटिस रिसीव हुआ उसको एक्सेप्ट कर लेगा और जितना पैसा पे करने को आ रहा है वो पे कर देगा, पे द टैक्स, इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट अराइजिंग फ्रॉम सच डिस्क्रिपेंसीज एंड इन्फॉर्म द सेम, ठीक है। सो सिंपल क्या किया आपने, डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट कर लिया और जितना पैसा आ रहा था वो आपने पैसा भी पे कर दिया और प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म भी कर दिया कि भैया मैंने जो था पैसा पे कर दिया, सिंपल केस। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आप वो डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट नहीं करते तो उस केस में आप क्या करोगे, he furnishes an explanation for the discrepancy to the proper officer regarding non acceptance of discrepancies। आप अपनी नॉन एक्सेप्टेंस जो है वो एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू फर्निश करोगे, ठीक है। सो दो चीजें कर सकता है नोटिस के, या तो एक्सेप्ट करके पेमेंट कर दो या फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन दे दो खुद का, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया है उसको देखेगा और अगर वो सेटिस्फैक्टरीली रखता है उसको, ठीक है, अगर वो एक्सेप्टेबल है आपका एक्सप्लेनेशन, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर जो है कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन इन दिस रिगार्ड और बात यहीं पर खत्म हो जाएगी अगर आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या दिया, अगर आपने जो एक्सप्लेनेशन फर्निश किया, ये वाला केस, ठीक है, अगर आपने जो एक्सप्लेनेशन फर्निश किया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है या फिर आपने जो डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट किया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, कौन कौन सी दो बातें बोली, पहला चीज आपने एक्सप्लेनेशन जो फर्निश किया वो सेटिस्फैक्टरीली नहीं है या फिर आपने डिस्क्रिपेंसीज जो एक्सेप्ट की लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया और पेमेंट नहीं किया। इन दोनों ही केसेस के अंदर प्रॉपर ऑफिसर जो है आपको एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस को इन्वोक कर सकता है, ठीक है। अब कौन कौन सी चीजें दिए, सो ये 4 पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी दिए गए, ध्यान से देखना, ठीक है। सो एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस जो है वो लगा सकता है, कौन कौन सा, पहला वो ऑडिट कंडक्ट करा सकता है अंडर सेक्शन 65 ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, 65 के अंदर वो आपका ऑडिट करवा सकता है या फिर वो डायरेक्शंस इशू कर सकता है फॉर स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट के डायरेक्शंस इशू कर सकता है, जो कि कौन करेगा, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट जिसको नॉमिनेट किया है कमिश्नर ने, ठीक है। तो कोई सीए या सीएमए ही स्पेशल ऑडिट कर सकते हैं। तो पहला आपके ऊपर ऑडिट कंडक्ट करा सकता है अंडर सेक्शन 65, दूसरा आपके ऊपर स्पेशल ऑडिट के डायरेक्शंस इशू कर सकता है। थर्ड क्या बोला है, अंडरटेक्स प्रोविजंस ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 67, 67 के अंदर आपके इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर के प्रोविजंस लगा सकता है। या फोर्थ लास्टली क्या कर सकता है, सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजंस जो है यहाँ पर इन्वोक कर सकता है। तो प्रॉपर ऑफिसर चारों ही चीजों में से कोई भी चीज कर सकता है, ठीक है। सो ये था हमारा सेक्शन नंबर 61। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन जो बात करता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। अब नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न कौन होता है, जो रजिस्टर्ड है लेकिन अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो उस केस में उनका क्या होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर उनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। सो क्या बोला है, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39, मंथली रिटर्न या क्वार्टरली रिटर्न उसने फाइल नहीं किया है, या फिर फेल्स टू रिटर्न फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 45, ठीक है, सेक्शन 39 या सेक्शन 45 के अंदर उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, या फिर और साथ में एंड उसको नोटिस इशू किया अंडर सेक्शन 46 कि भैया आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए और उसका भी उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है। सो उसको नोटिस दिया था कि विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर जो है आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए और उसका जवाब भी रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं दिया, ठीक है। सो कौन सी दो कंडीशन दी है, पहला उसने रिटर्न फाइल नहीं किया और दूसरा उसको नोटिस दिया अंडर सेक्शन 46 और 15 डेज का टाइम लिमिट भी दिया कि आप अपना जवाब दीजिए और वो भी रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या कर सकता है, प्रॉपर ऑफिसर जो है उसकी लाइबिलिटी असेस करेगा टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। और लाइबिलिटी असेस कैसे करेगा, क्योंकि वो रिटर्न तो फाइल कर नहीं रहा है, तो मान लीजिए अगर उसने जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया तो उसका जीएसटीआर 1 का डेटा ले सकता है,
या फिर जीएसटी या 2A या 2B का डेटा जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा रहता है वो ले सकता है, या फिर ई-वे बिल का डिटेल्स ले सकता है, या फिर कोई इंस्पेक्शन करा के जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। ठीक है, सो इन सोर्सेस से जो है वो अपना डेटा जो है गैदर करेगा और उसके हिसाब से वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। ठीक है, अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का टाइम पीरियड कितना है? सो टाइम पीरियड दिया हुआ है विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। जब आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल करते हो उस वहां से 5 साल का टाइम लिमिट दिया है। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी का असेसमेंट हुआ है 2023-2024 के बीच में, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में उसका जो है असेसमेंट किया गया है, तो उसका जो है एनुअल रिटर्न का फाइल किया जाएगा जब 31 दिसंबर 2024। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 को एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे और वहां से 5 साल का टाइम लिमिट है, मतलब 2029 तक का टाइम पीरियड है प्रॉपर ऑफिसर के पास ऑर्डर पास करने का। ठीक है, तो सेक्शन 62 के अंदर 5 years के अंदर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है? विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, सो जो असेसमेंट ऑर्डर है उसको प्रॉपर ऑफिसर विड्रॉ भी कर सकता है। कब? जब रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश करता है एक वैलिड रिटर्न फॉर द डिफॉल्ट पीरियड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days। ठीक है, तो 60 दिन के अंदर अंदर अगर वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया गया है तो उस केस में जो है असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, सो असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट और लेट फी जो है वो कैलकुलेशन चालू रहेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा? एट द रेट ऑफ 18%। और लेट फी कितना लगेगा? 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000। और ये जो लेट फी दिया हुआ है ये अंडर सीजीएसटी एक्ट दिया हुआ है। इक्विवेलेंट पेनल्टी जो है एसजीएसटी के अंदर भी लगेगा। ठीक है, सो अगर 60 डेज के अंदर अंदर वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है रजिस्टर्ड पर्सन तो उसका जो असेसमेंट है वो विड्रॉ कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक अमेंडमेंट दिया है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने 60 डेज के अंदर अंदर अपना वैलिड रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसको एक फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज दिया जाता है। नेक्स्ट 60 डेज का टाइम लिमिट भी दिया है कि अगर नेक्स्ट 60 डेज में अगर वो अपना वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है तो भी जो है असेसमेंट जो है उसका विड्रॉ कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पर आपको एक एडिशनल लेट फी लगेगा ऑफ ₹100 ईच फॉर द डिले बियॉन्ड 60 डेज। ठीक है, तो 60 डेज तक तो आपका 100 रुपीज पर डे के हिसाब से लेट फी लगी रहा है, लेकिन आफ्टर 60 डेज जो है 100 प्लस 100 200 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको लेट फी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और उस केस में भी जो है आपका असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर दिया जाएगा। सो असेसमेंट ऑर्डर दोनों ही केस में विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन और लेट फीस का कैलकुलेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 63। सेक्शन नंबर 63 बात करता है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट जो है वो सेक्शन नंबर 63 के अंदर किया जाएगा। और कौन सा असेसमेंट किया जाएगा? तो इस केस में भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई टैक्सेबल पर्सन है हु फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो लाइबल टू डू सो। ठीक है, कोई भी टैक्सेबल पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है लेकिन उसने जो है रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन नहीं किया है, या दूसरा क्या बोला है, हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड अंडर सेक्शन 29(2). ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर का सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन था लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया अंडर सेक्शन 29(2). ठीक है, फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब रीजंस क्या है? सेम दिए जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ते हैं वही रीजंस यहाँ पर दिए हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है कोई भी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया है, या फिर कोई कंपोजिशन सप्लायर है और उसने अपना जो रिटर्न है वो बियॉन्ड 3 मंथ्स तक फाइल नहीं किया है, तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। या फिर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन कंपोजिशन सप्लायर जिसने अपना जो रिटर्न है वो फाइल नहीं किया है फॉर सच कंटिन्यूस टैक्स पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। और क्या प्रिस्क्राइब किया है? अगर मंथली रिटर्न फाइलर है तो उसने अपना 6 मंथ तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, या फिर कोई क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है तो उसने अपना 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है? कोई भी पर्सन है जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है अंडर सेक्शन 25(3). वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है लेकिन अपना जो बिजनेस है वो कमेंस नहीं किया विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने हो गए लेकिन अपना बिजनेस ही चालू नहीं किया। ठीक है, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और लास्ट कंडीशन क्या दिया है? रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, सो अगर रजिस्ट्रेशन ही गलत तरीके से लिया है तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। सो हमने सेक्शन 63 के अंदर क्या देखा? कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जा सकता है जब वो फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन हो इवन दो लाइबल टू डू सो, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन था लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, सो दोनों ही केस में जो है प्रॉपर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने से पहले प्रॉपर ऑफिसर जो है वो टैक्सेबल पर्सन को एक नोटिस इशू करेगा जिसमें वो ग्राउंड्स बताएगा कि किन ग्राउंड्स पे जो है उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जा रहे हैं, और उसको 15 दिन का टाइम देगा कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है आप अपना रिप्लाई फर्निश कीजिए, और उसके रिप्लाई को कंसिडर करने के बाद ही जो है प्रॉपर ऑफिसर उसका फाइनल ऑर्डर पास करेगा। और जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा उसमें टैक्सेबल पर्सन को जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। ठीक है, अब टाइम लिमिट क्या है असेसमेंट ऑर्डर पास करने का? तो सेम टाइम लिमिट दिया है 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। ठीक है, एनुअल रिटर्न जिस दिन आप फाइल करते हैं उसके 5 साल के अंदर अंदर जो है आपका ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन दिया है सेक्शन नंबर 64 जो बात करता है समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस। ठीक है, समरी असेसमेंट कब किया जाएगा? जब प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है दैट अ टैक्सेबल पर्सन हैज इनकर्ड लायबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट। मतलब
प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है कि किसी भी पर्सन का जो है लाइबिलिटी है टैक्स पे करने का इस एक्ट के अंदर। एंड साथ में क्या बोला है, प्रॉपर ऑफिसर है सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव, उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव है कि अगर उसने ऑर्डर पास करने में देरी किया तो उसका जो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है वो खतरे में है, ठीक है, वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा। तो कौन सी दो बातें हैं, अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है कि कोई भी पर्सन है जिसको लाइबिलिटी है टैक्स पे करने का अंडर दिस एक्ट, एंड प्रॉपर ऑफिसर के पास सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव है कि अगर उसने ऑर्डर जो है वो पास करने में डिले किया तो उसके रेवेन्यू को जो है एडवर्सली अफेक्ट करेगा, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल कमिश्नर एंड ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक है। सो प्रीवियस परमिशन लेने के बाद वो जो है समरी असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा और उसका जो भी समरी होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड भी कर देगा, ठीक है। अब समरी सिस्टम क्या विड्रॉ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सेम विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर हमने किस किस सेक्शन में देखा, सेक्शन नंबर 62, जो नॉन रिटर्न फाइलर्स जो थे, जो अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न है, उस केस में भी असेसमेंट ऑर्डर जो है वो विड्रॉ कर दिया जा सकता है। और सेक्शन 64 के अंदर भी असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। सो विड्रॉ कब करेगा, या तो कोई एप्लीकेशन फाइल करता है, कोई भी टैक्सेबल पर्सन है जो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, जब उसको ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है एडिशनल कमिश्नर को या फिर ज्वाइंट कमिश्नर को फॉर विड्रॉवल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर जो है असेसमेंट ऑर्डर जो है विड्रॉ कर दिया जा सकता है। या फिर एसी और जेसी ऑन हिज ओन मोशन भी जो है वो ऑर्डर विड्रॉ कर सकते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि जो ऑर्डर पास किया वो इरोनियस है, ठीक है, या तो वो इरोनियस है या फिर इंस्टीड ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन नंबर 64 के अंदर वो ऑर्डर पास नहीं करना था और सेक्शन 73 और 74 के अंदर जो है ऑर्डर पास करना था। जब एसी और जेसी को ऐसा लगता है तो वो खुद भी जो है असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, डीम्ड टैक्सेबल पर्सन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये क्या बोलता है, कोई भी टैक्सेबल पर्सन है, मान लीजिए कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, या फिर कोई वेयर हाउस कीपर है, ठीक है, और उस केस में अगर जो है टैक्सेबल पर्सन को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, कौन टैक्सेबल पर्सन ये पता लगाना मुश्किल है, तो उस केस में जो भी उस गुड्स का पर्सन इंचार्ज होगा, वो गुड्स जिसकी भी कस्टडी में हो, जो भी पर्सन इंचार्ज होगा उस गुड्स का, उसी को डीम्ड मान लिया जाएगा टैक्सेबल पर्सन और उसी का लाइबिलिटी होगा टैक्स पे करने का, ठीक है। सो द टैक्सेबल पर्सन लाइबल टू बी असेस्ड एंड लाइबल टू पे टैक्स एंड एनी अदर अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन, वही लाइबल हो जाएगा जो पर्सन इंचार्ज होगा, ठीक है। सो दिस वाज सेक्शन नंबर 65। सो यहाँ पर हमारा जो है असेसमेंट का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, 6 सेक्शन हमने असेसमेंट के रिगार्डिंग पढ़े। अब 2 सेक्शन दिए जो ऑडिट की बात करते हैं। ऑडिट क्या होता है, सिंपली एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, एग्जामिन करना आपने रिटर्न जो फाइल किया उसका, या फिर जो टर्नओवर डिसाइड किया है आपने, रिफंड जो है बराबर से लिया कि नहीं लिया, सो हर चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करेक्टनेस चेक करना उसको बोलते हैं ऑडिट करना, ठीक है। सो पहला सेक्शन बात करते हैं सेक्शन नंबर 65, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, ठीक है। सो ऑडिट कौन करवा सकता है, हु मे कंडक्ट द ऑडिट, कोई भी कमिश्नर या फिर कोई ऑफिसर जिसको ऑथोराइज किया है बाय वे ऑफ जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। सो ऑडिट कौन कर सकता है, या तो कमिश्नर खुद कर सकता है या फिर किसी ऑफिसर को ऑथोराइज कर सकता है बाय वे ऑफ जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर टू डू ऑडिट ऑफ एनी टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। अब ऑडिट कहां किया जाएगा, सो ऑडिट विल बी कैरिड आउट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहां पर ऑडिट की जाएगा या फिर उसके ऑफिस पर जो है ऑडिट किया जाएगा, ठीक है। और जब भी ऑडिट कर रहे हो तो प्रॉपर ऑफिसर को एक नोटिस देना पड़ेगा 15 दिन पहले, प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ ऑडिट, मतलब 15 दिन पहले जो है उसको नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपके यहाँ जो है ऑडिट करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सीधा धावा बोल दो, ये ऑडिट है, ये रेड नहीं, ठीक है। तो ऑडिट के केस में 15 दिन का आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। ऑडिट अब कितने फाइनेंशियल ईयर्स के लिए किया जा सकता है, हो सकता है एक फाइनेंशियल ईयर हो या फिर 2 फाइनेंशियल ईयर हो, एक या 2 से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर्स भी हो सकते हैं या फिर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑडिट जो है मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स के लिए भी हो सकता है। अब टाइम लिमिट क्या है ऑडिट कंप्लीट करने का, सो टाइम लिमिट दिया है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, जब आपने ऑडिट कमेंस किया उसके 3 महीने के अंदर जो है आपको ऑडिट कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ बाय द कमिश्नर, कमिश्नर चाहे तो उसको 6 महीने के लिए और एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 3 + 6 = 9 मंथ्स, ठीक है। तो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है ऑडिट कंप्लीट करने का। नेक्स्ट, अब कमेंसमेंट ऑडिट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी दिया हुआ है। कमेंसमेंट ऑडिट क्या मानेंगे, तो समझिए, मींस द लेटर ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला है, द डेट ऑन विच द रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स कॉल्ड फॉर बाय द ऑडिट अथॉरिटी आर मेड अवेलेबल टू देम, जिस दिन रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स जो है अवेलेबल कराए गए ऑडिट अथॉरिटी को, ठीक है, वो डेट, या फिर द एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, जिस दिन ऑडिट एक्चुअल में स्टार्ट हुआ वो डेट, दोनों ही डेट में से जो भी बाद में होगा वो वाली डेट है मान ली जाएगी कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट की डेट, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पर जो है ऑडिट करने के लिए टैक्स अथॉरिटी के पर्संस आते हैं, वो 10 तारीख को आते हैं, 10th ऑफ मार्च को वो ऑडिट करने के लिए आते हैं, और आप उनको गुड्स, आप अपने जो अकाउंट्स है या रिकॉर्ड्स है वो अवेलेबल कराते हो 15th को, ठीक है। 15th को आपने रिकॉर्ड्स अवेलेबल कराए, तो उस डेट में कमेंसमेंट डेट क्या माना जाएगा, 15, व्हिचएवर इज लेटर, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स जो है वो 10 तारीख को ही दे दिए, पहले ही दे दिए, लेकिन आपका ऑडिट जो कमेंस किया है वो 15th को किया है, तो उस केस में भी डेट क्या होगा, 15th ही माना जाएगा, क्योंकि व्हिचएवर इज लेटर दिया होगा।
और वो डेट से आपको है टाइम पीरियड देखना है। 3 मंथ्स का टाइम लिमिट दिया गया है और एक्सटेंशन मिल सकता है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 9 मंथ्स, ठीक है, ऑडिट कंप्लीट करने का। अब ऑडिट कैसे किया जाएगा? सिंपल, आप जो ऑडिट सब्जेक्ट में पढ़ते हो वही दिया है, आपको वेरीफाई करना है डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, किन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं वो सारे आपको देखने हैं, आपको रिटर्न्स चेक करने हैं, स्टेटमेंट जो भी फर्निश किए वो सारे वेरीफाई करने हैं, ठीक है। और करेक्टनेस देखोगे आप, जो टर्नओवर डिक्लेयर किया उसका एक बार करेक्ट है कि नहीं है, या फिर जो एग्जाम्पशंस क्लेम किए, डिडक्शंस क्लेम किए, या फिर जो रेट लगाया है टैक्स का वो बराबर से है कि नहीं है, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया या यूटिलाइज किया वो प्रॉपर है कि नहीं है, या फिर रिफंड जो क्लेम किया या कोई भी अदर रिलेवेंट इश्यूज है वो सारी चीजों को चेक करेगा, ठीक है। सो ये ऑडिट होगा। उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट। फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट में क्या होगा? प्रॉपर ऑफिसर जो है इन्फॉर्म करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज नोटिस, जो भी उसने ऑडिट के दौरान डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट हुई उसको जो है इन्फॉर्म करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, और उससे अपना जवाब मांगेगा, ठीक है, कि इसके बारे में आपका क्या कहना, ठीक है। जो भी उसके ऑब्जर्वेशन थे वो उसको बताएगा, और उसके रजिस्टर्ड पर्सन के रिप्लाई को कंसिडर करने के बाद ही वो अपने जो ऑडिट फाइंडिंग्स है उसको फाइनलाइज करेगा। फाइनलाइजिंग द फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ रिप्लाई फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। सो उसको रिप्लाई को कंसिडर करके वो अपनी ऑडिट फाइंडिंग्स को फाइनलाइज करेगा, ठीक है। और जब ऑडिट कंक्लूड हो जाएगा, ऑन कंक्लूजन ऑफ ऑडिट, प्रॉपर ऑफिसर जो है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर अंदर जो है रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म करेगा उसकी जो भी फाइनलाइज ऑडिट फाइंडिंग रही, जो ऑडिट फाइंडिंग्स उसकी फाइनली रही वो उसको इन्फॉर्म करेगा, और साथ में रीजंस भी बताएगा क्या क्या फाइंडिंग्स उसको मिली, ठीक है। और साथ में वो अपने राइट्स और ऑब्लिगेशन भी बताएगा अगेंस्ट सच ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब अगर ऑडिट का रिजल्ट ऐसा रहा है, ऑडिट होने के बाद अगर ऐसा पता चला है कि जो टैक्स है वो नहीं पे किया है, या फिर शॉर्ट पे किया है, या फिर इरोनियसली रिफंड लिया गया, या फिर आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड किया है, गलत तरीके से यूटिलाइज किया गया है, तो उस केस में प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 और 74 जो डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस है वो इन्वोक कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज सेक्शन नंबर 65, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी। अब लास्ट सेक्शन दिया है यहाँ पर, सेक्शन नंबर 66, जो बात करता है स्पेशल ऑडिट, ठीक है। अब किसी भी प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई भी स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी हो गया, या इंक्वायरी हो गया, या इन्वेस्टिगेशन हो गया, या कोई अदर प्रोसीडिंग्स हो गया, उसके दौरान किसी भी ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, किसी भी ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर को ऐसा लगता है कि भैया जो वैल्यू डिक्लेयर किया है आपने, जो वैल्यू डिक्लेयर किया वो नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर, आपने वैल्यू जो है वो बराबर से डिक्लेयर नहीं किया, या फिर जो क्रेडिट अवेल किया है वो नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट से गलत क्रेडिट अवेल किया, या फिर एक्सेस क्रेडिट अवेल किया, ठीक है। सो कौन से दो केसेस में? पहला आपको देखना वैल्यू, और दूसरा देखना है आईटीसी, ठीक है। अगर वैल्यू गलत डिक्लेयर किया है या फिर क्रेडिट नॉर्मल लिमिट से ज्यादा लिया है, तो इन दोनों ही केसेस में जो है कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर जो है आपका स्पेशल ऑडिट के डायरेक्शंस इशू कर सकता है, ठीक है। और डायरेक्शन इशू करेगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर का अप्रूवल लेने के बाद वो इशू करेगा डायरेक्शन रजिस्टर्ड पर्सन को कि आप अपना ऑडिट करवाइए। और ऑडिट कौन करेगा? कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट जिसको नॉमिनेट किया है कमिश्नर ने, ठीक है। जो भी सीए या सीएम है जिसको कमिश्नर ने नॉमिनेट किया वही स्पेशल ऑडिट कर सकता है, ठीक है। अब ऑडिट जो कंडक्ट किया जाएगा, इवन इफ अकाउंट्स हैव बीन ऑलरेडी बीन ऑडिटेड, आपका ऑडिट इसी एक्ट के अंदर या किसी और एक्ट के अंदर भी हो चुका है, उसके बावजूद आपका ऑडिट किया जा सकता है सेक्शन 66 के अंदर, ठीक है। अब टाइम लिमिट क्या है ऑडिट के कंप्लीट करने की? तो जो भी सीए या सीएम है जिसको नॉमिनेट किया कमिश्नर ने, उसको अपना रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, ठीक है। सेक्शन 65 के अंदर आपको टाइम लिमिट दिया था 3 मंथ्स का, और यहां पर टाइम लिमिट दिया है 90 डेज का। सो ये ध्यान रखिएगा कि आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज सीए और सीएम जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये 90 डेज का जो पीरियड है वो एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज, ठीक है। एक्सटेंशन भी मिल सकता है, और एक्सटेंशन कब मिलेगा? जब कोई भी एप्लीकेशन फाइल की जाती है किसी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा या फिर सीए या सीएमए के द्वारा, ये लोग जो है एप्लीकेशन फाइल करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर को फॉर एक्सटेंशन, तो उसको एक्सटेंशन मिल सकता है, या फिर कोई मटीरियली और सफिशिएंट रीजन है। तो इन दोनों ही केस में जो है एक्सटेंशन मिल सकता है। और कितना टाइम पीरियड का? 90 डेज, मतलब टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 डेज। तो ये टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है आपको ऑडिट कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ऑडिट का जो है खर्चा कौन बियर करेगा? समझिए, सी और सीएमए को अपॉइंट कौन कर रहा है? कमिश्नर। तो जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे ऑडिट के, इंक्लूडिंग द रेम्युनरेशन ऑफ सच चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, वो सारा ही खर्चा जो है वो कमिश्नर बियर करेगा, और जो भी उसने अमाउंट डिटरमाइन किया वो फाइनल रहेगा, ठीक है। अब स्पेशल ऑडिट पूरे होने के बाद, ऑन कंक्लूजन ऑफ स्पेशल ऑडिट, रजिस्टर्ड पर्सन जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दिया जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन को। जब भी ऑडिट का कंक्लूड कर रहा है उससे पहले, उसका ऑर्डर पास करने से पहले रजिस्टर्ड पर्सन को अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड दिया जाएगा। और ऑन कंक्लूजन ऑफ स्पेशल ऑडिट रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म किया जाएगा, जो भी फाइंडिंग्स उनकी रही है वो सारी फाइंडिंग्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर स्पेशल ऑडिट का रिजल्ट ऐसा रहता है, रिजल्ट से पता चलता है कि टैक्स जो है वो नहीं पे किया है, या शॉर्ट पे किया है, या इरोनियसली रिफंड लिया गया है, या फिर आईटीसी जो है गलत अवेल किया है या गलत तरीके से यूटिलाइज किया है, तो उस केस में जो है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 और 74 जो डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस है वो इन्वोक किए जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर सेक्शन नंबर 66। सो आई होप ये रिवीजन वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।